नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को समझा था, हम लोगों ने संविधानवाद को समझा था कि संविधानवाद क्या होता है और संविधानवाद का महत्व क्या होता है। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस समझी थी कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन ने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया को दिया, तो वो घटना इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है पूरी दुनिया के लिए, और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारी व्यक्ति की निजता और व्यक्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने का एक जी तोड़ प्रयास करता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है। तो हम लोगों ने ये सब पिछली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आइए एक दो टर्मिनोलॉजी और सीखते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर चलेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज है वो इतिहास में किस तरीके से इवॉल्व हुआ और ब्रिटिश ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे कौन कौन से एक्ट लाए जिसका प्रभाव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला टर्म आपके सामने लिखा आ रहा है वो है डेमोक्रेसी। आप हर गली, हर चौराहे, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर प्रतियोगिता में जब भी जाएंगे तो ये शब्द आपको सुनने को मिलता है। जो डेमोक्रेसी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमोस और दूसरा है क्रेसी। डेमोस का मतलब होता है लोगों, लोग, पीपल, और क्रेसी का मतलब होता है शासन, एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपल, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन बाय मैन। मतलब किसी एक व्यक्ति द्वारा या कुछ चंद लोगों के द्वारा शासन नहीं होता है। शासन की शक्ति आपके हाथों में होती है। आपके हाथों में मतलब लोगों के हाथों में। जैसे भारत के लिए 140 करोड़ लोगों के हाथों में शासन की शक्ति है। अब शासन की शक्ति का मतलब क्या है? क्या 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या 140 करोड़ लोग राष्ट्रपति बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आप सरकार को कभी भी का मतलब जब भी इलेक्शन आता है आप उसको पदच्युत कर सकते हैं, बेदखल कर सकते हैं कि आपने मेरे लिए अच्छा काम नहीं किया है तो आपको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ टेम्पररी इलेक्शन की व्यवस्था है। अगर आप चाइना में जाएंगे तो शी जिनपिंग ने कह दिया जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं राष्ट्रपति रहूंगा। पुतिन जी ने भी रसिया में यही किया है। लेकिन भारत में टेम्पररी इलेक्शन है। टेम्पररी इलेक्शन से क्या होता है कि लोकतंत्र जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति है वो लोगों के हाथ में है, और लोगों के हाथ में है तो आपको अर्थात गवर्नमेंट को कभी भी बेदखल किया जा सकता है शासन सत्ता से। अगर उसने पब्लिक के लिए अच्छा काम नहीं किया, लोगों के लिए अच्छा काम नहीं किया, लोगों की भलाई के लिए अच्छा काम नहीं किया, तो वो सरकार से बेदखल किया जा सकता है। तो ये पढ़ते हैं, लोकतंत्र का मूलभूत अर्थ एक ऐसे तंत्र के विकास से है जिसमें जनसमूह का उद्धार हो, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो, इसमें आपसी सहमति और जनता के निर्वाचन के परिणाम स्वरूप शासन होता है। ठीक है, आपसी सहमति और जनता के निर्वाचन के परिणाम स्वरूप शासन होता है। लोकतंत्र पे अब्राहम लिंकन जी का बहुत फेमस कोट है, आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन है। ठीक है, जनता का जनता पर जनता द्वारा शासन, अर्थात जो आप पर शासन करेंगे वो आपके बीच से निकल कर आएंगे, चुनेंगे आप ही, और वो शासन आप पर ही करेंगे। तो आप जब चुन रहे हैं तो कहा जाता है शासन आपका है। ठीक है, और ये चीज ज्यादातर देखने को मिलती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो आइए समझते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। तो जैसा कि हमने जाना कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसको इंग्लिश में कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इसको कहेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जैसा कि हमने जाना कि लोगों का शासन अगर आपको देखना है तो सबसे अच्छा आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसे कुछ टूल्स दिए जाते हैं जिससे जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है शासन में। ठीक है, अर्थात लोग मतलब पीपल वोट दे सकते हैं किसी भी कानून पे। ठीक है, रिकॉल कर सकते हैं। अभी हम लोग समझेंगे इस सब टर्म का मतलब क्या होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया और ये आपके बिहाफ पे सदन में जाएगा, कानून बनाएगा, कानून को लागू करवाएगा, और उसी के कानून के हिसाब से शासन सत्ता का संचालन होगा, गवर्नेंस का संचालन होगा। ठीक है, तो ये 5 साल के लिए आपने इनको चुन के भेज दिया, इन्होंने आपके बिहाफ पे आपकी बात रखी संसद में, विधानसभा में, उस हिसाब से कानून बना, और उस कानून का संचालन करने के लिए एग्जीक्यूटिव बैठी हुई है लागू करने के लिए, और सुचारू रूप से लागू किया और शासन सत्ता का संचालन सुचारू रूप से हुआ और आपके उद्धार के लिए कार्य किया गया। तो अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी मींस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में यह होता है कि जनसमूह अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। लेकिन इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी स्वतंत्र व्यक्ति एक साथ सहमति से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, और ये आपको देखने को मिलता है स्विट्जरलैंड में। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमने पीएम को चुन दिया 5 साल के लिए और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को।
अब ये आपके बिहाफ पर निर्णय लेंगे, आपकी भलाई के लिए, आपके उद्धार के लिए। क्लियर? तो जो इंडिया की पॉलिटी है वो पूरी की पूरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे है और हम लोग को यही पढ़ना ही है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन फिलहाल डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो टूल्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जानना जरूरी है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट टूल्स कौन कौन से हैं, और इस पर प्रश्न लाजमी है बनना। इस पर प्रश्न बन सकता है, यूपीएससी सीडीएस में बना है, एसएससी में बना है, तो आपके आरओ पीसीएस और अन्य जहां भी पॉलिटी पूछी जाती है उस पर प्रश्न बनने की संभावना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट टूल्स कौन कौन से हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो इंपॉर्टेंट डिवाइजर्स हैं या इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, एक एक करके समझते हैं। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है कि सरकार ने कोई कानून बना दिया है, और उस पर अब लोगों की राय मांगी जा रही है, कि भाई बताइए इस कानून से आप सहमत हैं या असहमत हैं, इस कानून में कौन से बदलाव करने चाहिए, कौन से सकारात्मक बदलाव करने चाहिए, कानून में कमियां क्या क्या हैं, तो उस पर आप वोट दीजिए। ठीक है? तो एक तरीके से नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब हो जाता है। क्लियर? अब जैसे अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल आपके सामने आता है ब्रेक्जिट का। जब ब्रिटेन ने यह बात रखा कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना है तो उन्होंने अपने देश में रेफरेंडम करवाया। क्लियर? अब रेफरेंडम करवाया तो उसमें यह निर्णय आया 48 और 52 से। 52% लोग चाहते थे कि ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाए और अपना एक स्वतंत्र विकास करे। क्लियर? तो देख रहे हैं आप कि वहां लोगों की राय मांगी गई और उसी के हिसाब से कार्य किया। प्लेबिसाइड में भी लगभग बात कुछ इसी तरह की होती है, लेकिन प्लेबिसाइड कब करवाया जाता है? जब आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है। ठीक है? और जब आपके यहां अनडेमोक्रेटिक शासन होता है, मान लीजिए आपके यहां राजशाही शासन हो रही है और लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि हमें भी आजादी मिले, जैसे अब बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में देखिए, तो वहां आप देखेंगे कि वहां पे प्लेबिसाइड करवाया गया है कि आपको आज़ाद होना है, आपको अपनी टेरिटरी पे आज़ाद होना है, बिल्कुल होना है। तो प्लेबिसाइड का मतलब ये होता है जब भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट आ जाता है। क्लियर? और वहां पे एक अनडेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होता है, मतलब राजशाही शासन होता है या अलोकतांत्रिक माहौल होता है, तो वहां पे प्लेबिसाइड करवाया जाता है। तो प्लेबिसाइड और रेफरेंडम में बेसिक अंतर यह होता है। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि लोग खुद कहेंगे कि आप इस पर कानून बनाइए। लोग लेजिस्लेचर अर्थात जो कानून बनाने वाले हैं उनसे खुद कहेंगे आप इस पर कानून बनाइए। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बात करेंगे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल आया, विमेन रिजर्वेशन बिल। तो विमेन रिजर्वेशन बिल अगर हमारे भारत के लोग चाहते तो कहते कि हमें अपनी महिलाओं को संसद में, विधानसभा में 33% आरक्षण देना है। ठीक है? तो अगर ये लोग प्रपोज करते हमारे संसद में, विधानसभा में, तो इसे कहते इनिशिएटिव, अर्थात लोगों ने कानून बनाने वालों से कहा कि इस तरह का कानून बनाइए। लोगों ने कहा कि आपको करप्शन पर लगाम लगानी है, आपको घूस पर लगाम लगानी है, तो आप इस तरह का कानून बनाइए। अर्थात यहां लोग प्रपोज कर रहे हैं लेजिस्लेटर को कि आप इस तरह से कानून बनाइए, तो होता है इनिशिएटिव। और रिकॉल का मतलब क्या होता है कि आपने जिन्हें चुनकर भेजा है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको बेदखल कर सकते हैं, आप उनको पदच्युत कर सकते हैं वोट देकर। इस पर एक मूवी भी बनी है रिकॉल, आप देखिएगा तो आपको पूरा रिकॉल की जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। क्लियर? तो हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल समझे, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। अच्छा, भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई गई है। तो इसके पीछे कारण है क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ का देश है, और 140 करोड़ के लोगों के बीच कंसेंसस डेवलप करना, आपसी सहमति डेवलप करना एक टेढ़ी खीर है। ठीक है? बहुत मुश्किल कार्य है। स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश में जहां जनसंख्या कम है और लगभग एक ही तरह के लोग हैं, मतलब उनका रहन सहन एक है, उनका धर्म एक है, उनकी लैंग्वेज एक है और लगभग सोचने का तरीका एक है, तो वहां पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव है। ठीक है? लेकिन भारत में आप देखेंगे जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, धार्मिक विविधता, खाने पीने में विविधता, भाषाई विविधता, मतलब भारत डाइवर्सिटी का देश है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि जो आपसी कंसेंसस है, सहमति है, वो डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए कहा गया कि आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाइए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में एक फायदा और होता है कि जो विविधता है उसको हम लोग एकोमोडेट कर पाते हैं, उसको हम लोग साथ लेकर चल पाते हैं। ठीक है? अब देखिए क्या होता है, आपने प्रतिनिधि चुनकर भेज दिया, ये हो गए नॉर्थ इंडिया के, ये हो गए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, ये हो गए साउथ इंडिया के, ये हो गए वेस्ट इंडिया के, ये हो गए नॉर्थ वेस्ट इंडिया के।
तो इन्होंने साउथ इंडिया की प्रॉब्लम की बात रखी, इन्होंने नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम की बात रखी, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की प्रॉब्लम की बात रखी, इन्होंने वेस्ट इंडिया की प्रॉब्लम की बात रखी। क्लियर? तो आप देख रहे हैं ना कि तरह तरह की जो विविधता विविधता है और जहां जहां पे जो समस्याएं हैं, रीजनल समस्याएं हैं, वो लगातार एक टेबल पर आ रही हैं और उनका डिस्कशन हो पा रहा है, उनका डिस्कशन हो पा रहा है। तो इतनी बड़ी टेरिटरी को हम लोग एक साथ लेकर चल रहे हैं और इतनी तरह की विविधता को एक साथ लेकर चल रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये चीजें संभव हो पाती हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये चीजें संभव हो पाती हैं। इसीलिए हमारे भारत देश में हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली रखी है। क्लियर? तो हमने समझा डायरेक्ट डेमोक्रेसी और भारत में डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव क्यों नहीं है। तो आइए आप समझते हैं कि कंपनी के शासन और क्राउन के डायरेक्ट शासन में किस तरीके से ऐसे कौन कौन से कानून आए जिसका प्रभाव हमारे संविधान में देखने को मिलता है और हमारा संविधान किस तरीके से इवॉल्व हुआ। क्लियर? तो उसको हम लोग समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। 1453 ईस्वी में, वैसे आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी एक पूरा फॉर्मेट बनाने के लिए कहानी जरूरी है। 1453 ईस्वी में मिडिल ईस्ट में कॉन्स्टेंटिनोपल अर्थात कुस्तुनतुनिया एक ऐसी जगह है जिस पर तुर्कों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। क्लियर? अब उन्होंने क्या हुआ, वो जो एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट था उसको ब्लॉक कर दिया। तो अब यूरोपियन कंट्रीज में मसालों की बहुत ज़्यादा खपत थी, क्योंकि वो अपने जो फूड प्रिजर्वेशन थे उसी तरह सिक्योर करते थे। ठीक है, खाद्य सुरक्षा उसी तरह सिक्योर करते थे। तो जब देखा यार कि इन्होंने तो हमारा जो ट्रेड रूट है उसको ब्लॉक कर दिया, तो अब हमें कोई ना कोई ऐसे रूट ढूंढने की जरूरत है जो हमें इंडिया और ईस्ट के नेशन तक पहुंचाए और हमारे जो मसालों की खपत है उस डिमांड को मीट कर पाए, उस डिमांड को पूरा कर पाए। तो होड़ मच गई यूरोपियन कंट्रीज में, पुर्तगाल में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, नीदरलैंड में, डच में। उन्होंने प्लान तैयार करना शुरू किया। और एक बात और देखिए आप, उस समय जो दुनिया का नक्शा आप देखते हैं, इस तरह का दुनिया का नक्शा नहीं था किसी के पास। क्लियर? तो आपने देखा कि कोलंबस भी निकला उसी के लिए, पहुंच गया अमेरिका। वास्को डी गामा निकला किसी और चीज़ के लिए, पहुंच गया भारत के कालीकट। तो आप देख रहे हैं मैप का डिफरेंस है। उन्होंने दूसरा मैप लेके चले कोलंबस, वास्को डी गामा दूसरा मैप लेके चले। तो जब मैप क्लियर नहीं है तो लोग अलग अलग जगह पहुंचे और अलग अलग तरह की टेरिटरी की खोज की, और उन्होंने फिर जो अपनी मसालों की डिमांड है और अन्य चीज़ों की डिमांड है वहाँ से उठा के लेके गए और बहुत सारा रुपया कमाया। और जब उन्होंने देखा कि यार इन लोग इतना रुपया कमा रहे हैं, तो एक होड़ सी मच गई, क्यों ना भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया जाए। तो ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में रानी ने एक चार्टर कंपनी को दिया कि जाइए आप भारत के साथ और अन्य ईस्ट के जो नेशंस हैं, इंडोनेशिया हुआ, उनके साथ व्यापार करने की कोशिश करिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है और फिर भारत पहुंचती है और लगातार वहां ऐसे खेल करती है कि वो अपना व्यापार तो मजबूत करती ही करती है, शासन सत्ता में भी कहीं ना कहीं आने का धीरे धीरे उसका अचानक से प्रयास बन जाता है। अचानक से वो शासन सत्ता को समझने लगती है और वो सोचने लगती है कि यार मैं तो यहाँ अपना शासन भी स्थापित कर सकती हूँ। आप सभी जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ें, प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड किया और लड़ाई हुई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। उसके बाद बिदारा का युद्ध होता है जिसमें डच को खदेड़ा जाता है और बाद में डच से ये एग्रीमेंट होता है कि देखो तुम इंडोनेशिया का शासन संभालो, इंडोनेशिया में व्यापार करो, हम वहाँ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और हम लोग इंडिया में बिजनेस करेंगे और डच लोग तुम यहाँ हस्तक्षेप नहीं करना। तो ये एक तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है ब्रिटेन में, तो एक तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है ब्रिटिश में और डच में। क्लियर? 1760 में आप जानते हैं वॉन्डिवॉस का युद्ध हो जाता है, जिसमें जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो राइवलरी चल रही है वो खत्म हो जाती है बिल्कुल से, और जो फ्रांसीसियों का जो शासन होता है, एक सपना होता है कि हम भी भारत में एक बहुत बड़ी व्यापारिक कंपनी बनेंगे और भारत में एक सत्ता स्थापित करने की कोशिश करेंगे, वो सपना चूर चूर हो जाता है। वो एक पौंडीचेरी जैसी छोटी सी जगह में सिमट कर रह जाते हैं। और आप फिर देखते हैं कि व्यापार में एकाधिकार हो जाता है, एक छत्र राज ब्रिटेन का स्थापित हो जाता है, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित हो जाता है। और उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और ये बहुत ही लैंडमार्क युद्ध है, एक तरीके से इतिहास को बदलने वाला युद्ध है। ठीक है, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अब हम एक राजनीतिक एंटिटी बन सकते हैं, राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं और भारत में व्यापार के साथ साथ शासन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया हेक्टर मुन्नो ने, और इधर से थे मीर कासिम, शाह आलम, सुजाउद्दौला। शाह आलम कौन था? मुगल साम्राज्य का बादशाह था। और उसके बाद ये तीनों लोग हार जाते हैं और इलाहाबाद की संधि होती है 1865 में। इसमें यह बात रखी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया।
वहाँ से रेवेन्यू वसूल कर सकते हैं। अब आप देखिए, बंगाल इतना अमीर हुआ करता था उस जमाने में, बिहार उतना अमीर हुआ करता था, उड़ीसा उतना अमीर हुआ करता था, और इन तीनों को मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि यहाँ पे हम अपना पोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, यहाँ राजधानी भी है, तो एक अच्छा खासा घर स्टैब्लिश किया जा सकता है और अच्छा खासा रेवेन्यू वसूल किया जा सकता है। क्लियर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरह से सोच रखी कि क्यों ना अब हम लोग राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की कोशिश करें। तो धीरे धीरे ये सब हुआ, खूब सारा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ। उसके बाद लगातार ब्रिटेन के लोगों में इस बात की खलबली थी कि वहां ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी इतना ज़्यादा कमा रहे हैं और यहाँ ब्रिटेन की सरकार कुछ नहीं कर रही है, उन पर लगाम भी नहीं लगा रही है, वो लोग कितना करप्शन कर रहे हैं। जब पैसा लोगों के हाथ में आ जाता है तो वहाँ करप्शन भी स्टार्ट हो जाता है, अगर उस पर लगाम ना लगाई जाए। तो उसके बाद ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ऐसे लॉ पास करने की कोशिश की जिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल किया जा सके और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भी थोड़ी सी मदद की जा सके। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। तो इस संदर्भ में जो सबसे पहला एक्ट आता है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। तो ये क्यों लाया जाता है कि कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए लाया जाता है, और इसमें पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को स्वीकृति दे दी जाती है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारिक एंटिटी नहीं है, बल्कि अब कंपनी एक राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य भी कर सकती है। और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव यहां से रखनी शुरू होती है। केंद्रीय प्रशासन का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि भारत, जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे युद्ध जीते और उन्होंने तरह तरह की जो प्रोविंसेस थी उनको हड़पने की कोशिश की अपनी बहुत सारी नीतियों के थ्रू। वो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो वाला चैप्टर है, उससे हमको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी इंपॉर्टेंट थी, एक थी बंगाल, एक थी मद्रास और एक थी बॉम्बे। आप देख रहे हैं तीनों एक तो पोर्ट्स हैं, अगर आपको सेना की जरूरत है तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तुरंत फटाफट बुला सकती है, यहाँ से व्यापार बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, बहुत सुगमतापूर्वक व्यापार हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि बंगाल का जो गवर्नर था, अर्थात देखिए गवर्नर यहाँ मद्रास का भी था, बॉम्बे का भी था, तो बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल का मतलब हो गया कि ये जो मद्रास का गवर्नर है, ये जो बॉम्बे का गवर्नर है, ये इनके अधीन आ गया, और गवर्नर जनरल जो बंगाल का था वो इन तीनों के सुप्रीम हो गया। क्लियर? तो इसे कहते हैं सेंट्रलाइजिंग एडमिनिस्ट्रेशन, कि अब जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो रही है बंगाल की तरफ। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था, तो शक्ति यहाँ होनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, पावर यहाँ होना बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, यहाँ राजधानी हुआ करती थी। तीसरा, यहाँ जो ट्रेडमार्क है, जो ट्रेड रूट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ शक्ति का सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। तो वही है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, मद्रास और बंबई के गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए, और गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया कि भाई बंगाल के गवर्नर जनरल को ये 4 लोग असिस्ट करेंगे। क्लियर? और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको याद करेंगे। और इस एक्ट में 1773 के एक्ट में यह भी व्यवस्था की गई कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, जो 1774 अस्तित्व में आया। इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। तो आपको ये फैक्ट एकदम कंठस्थ करना है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये जो आप लोग सुप्रीम कोर्ट देखते हैं आज का, उसकी तरह नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है और उसमें जो खामियां हैं और उसके जो केसेस हैं उससे रिलेटेड, उसको सुनने के लिए लाए गए थे। ठीक है? तो इसका जो जुरिडिक्शन था वो कलकत्ता के बाहर था ही नहीं, वो कलकत्ता के बाहर नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित रह गया था। और ये प्रीवी काउंसिल का अगर कोई मुद्दा है तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता था, ये वाला सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो ये सुप्रीम कोर्ट आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। और आज का सुप्रीम कोर्ट जो प्रभावित है, जिस चीज़ से एक तरीके से इफेक्टेड है, वो है 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया, उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई 1937 में, वहाँ से वो इफेक्टेड है। तो हम लोग वहाँ जब आएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग को ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय है ये बिल्कुल अलग है, इसका जो काम है ये बिल्कुल अलग है। ठीक है? उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के कर्मचारियों में करप्शन बढ़ गया था, तो उनको अब निजी व्यापार, उपहार लेने और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का भी गठन किया गया जो ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट भेजेगा राजस्व मामले में, सिविल मामले में और सैन्य मामले में। तो हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट में देखिए क्या क्या पढ़ा। अब आपको कैसे याद करना है, एक क्लास देखते हैं, उसके बाद एक सफ़ेद पन्ना ले और उसके बाद आप एक्टिव रिकॉल करिए। कैसे? कि देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हुई कि इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया,
और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। उसके बाद क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। तो ऐसे हम लोग को याद करेंगे तो जल्दी जल्दी याद होता चला जाएगा और आप जल्दी जल्दी एक्टिव रिकॉल परीक्षा के समय भी कर पाएंगे। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 1781 आता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसकी शक्ति को थोड़ा कम किया जाए। तो इसलिए क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल थे और उसकी काउंसिल, जो हमने बताया ना 4 लोग असिस्ट करने को दिए गए, और उनका जो ऑफिशियल निर्णय होता था उनको इस सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन की परिधि से बाहर रखा गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये इनके मामले नहीं सुन सकता है। क्लियर। प्रोविंशियल कोर्ट्स जो अपील करेंगी वो गवर्नर जनरल को करेंगी, सुप्रीम कोर्ट को नहीं करेंगी। ये भी बात ध्यान रखिए। जो वहां की प्रोविंशियल कोर्ट्स थी, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि सिविल कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो अपील कहाँ होती है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है। मान ली हाई कोर्ट से अपील करनी है तो सुप्रीम कोर्ट, या सिविल कोर्ट से अपील करनी है तो हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट को अपील नहीं करेंगी, इनके ऊपर बैठा है गवर्नर जनरल, आप मुझे अपील करिए। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने का प्रयास किया गया है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र है उसको बंगाल तक सीमित कर दिया गया है। और इसमें यह भी कहा गया कि न्यायालय हिंदुओं का मामला हिंदू धर्म के आधार पर और मुस्लिमों का मामला मुस्लिम या शरिया धर्म या शरिया कानून के आधार पर सुनेगा। क्लियर। अर्थात हिंदुओं का जो फैसला होगा, हिंदुओं के कोई मसले का फैसला होगा वो उनके धर्म के अनुरूप होगा, और मुस्लिमों का अगर कोई फैसला होगा तो उनके धर्म के आधार पर या शरिया के आधार पर होगा। और इस अधिनियम को एडमंड बर्क अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मसौदा एडमंड बर्क ने तैयार किया, तो इस अधिनियम को एडमंड बर्क अधिनियम कहा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट, और इसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी का जो राजनीतिक और वित्तीय कार्य इसको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है। अब कंपनी एक तरीके से राजनीतिक एंटिटी भी हो गई है और वित्तीय एंटिटी भी हो गई है, तो इनके कार्यों को भी अलग अलग कर दिया गया। इसलिए जो वित्तीय और व्यापारिक मामले हैं उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, निदेशक मंडल का गठन किया गया, और राजनीतिक मामले को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसलिए देखा जा रहा है कि कंपनी के शासन में द्वैध शासन की शुरुआत हो रही है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कंपनी के शासन में द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा शुरू होती है, तो आपका जवाब होगा पिट्स इंडिया एक्ट। तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत याद रखना है कि द्वैध शासन की शुरुआत अगर आपको देखनी है कंपनी में तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से शुरू की जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन अगर आपसे आता है कि द्वैध शासन पहली बार भारत में शुरू हो रहा है, द्वैध शासन पहली बार भारत में शुरू हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने भी द्वैध शासन की एक तरीके से नींव रखी थी। ठीक है। तो हम लोगों को बिल्कुल सचेत होना है कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न की भाषा क्या है। तो कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत अगर देख रहे हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद पहली बार कंपनी के जो अधीन क्षेत्र है, मतलब जिसको कंपनी ने हड़पा है, उसको पहली बार कह दिया गया कि ये ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत आ गई हैं। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि जब ब्रिटिश आधिपत्य के अंतर्गत आ रही हैं तो कंपनी के कार्य और उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जा रहा है। और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो द्वैध शासन की जो संकल्पना है वो रॉबर्ट क्लाइव के शासन के दौरान भी देखने को मिलती है। उसके बाद आता है 1786 का अधिनियम। ये भी पावर को एक तरीके से केंद्रीकृत करता है और गवर्नर जनरल को बहुत सारी पावर देता है। दरअसल 1786 में क्या हुआ था, कॉर्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर जनरल का पद अख्तियार किया और उसने डिमांड रखी कि मुझे भाई कमांडर इन चीफ भी बनना है, अर्थात सेना का सेनापति भी बनना है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना ही बना और साथ ही साथ कमांडर इन चीफ बनने वाला पहला गवर्नर जनरल था, तो आपका उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि अब गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णय को रद्द भी कर सकता है या लागू भी कर सकता है। अर्थात जो काउंसिल दी गई थी 4 मेंबरान की असिस्ट करने के लिए, अब गवर्नर जनरल स्वतंत्र हो गया है कि वो उनके दिए गए जो सुझाव हैं उनको माने अथवा ना माने। 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें कंपनी को जो अगले 20 वर्षों के लिए व्यापार करने का एक अधिकार और बढ़ा दिया गया कि कंपनी 20 वर्षों तक जो भारत में और जो पूर्वी देश है उनके साथ व्यापार कर सकती है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य थे और कर्मचारी थे उनको वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात की वकालत की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्यों बनाए गए थे कि कंपनी के जो व्यापारिक मामले हैं उनको देख सकें। तो इनके जो कर्मचारी थे, जो इनके जो सदस्य थे, इनको वेतन देने की सुविधा भारतीय राजस्व से देने की बात की गई, भारतीय राजस्व से देने की बात की गई। और यहीं से निकल कर आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ कि भारत का पैसा किस तरीके से ब्रिटेन जा रहा है। और इस पर नज़र पड़ती दादा भाई नौरोजी की और इस पर नज़र पड़ती है दादा भाई नौरोजी जी की, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी, वो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जानते हैं।
पॉलिटियन एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। 20 साल हो गए 1793 के बाद 1813 में। इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया और उसके बाद कहा गया कि ब्रिटेन में कोई भी व्यापारिक कंपनी है वो भारत जाकर व्यापार कर सकती है या पूर्वी देशों से व्यापार कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को दो चीज़ों पर अभी भी एकाधिकार दिया गया। एक है चाय, मतलब भारत में चाय के व्यापार पर, और चीन। तो चाय और चाइना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार अभी भी बना रहेगा। तो वही लिखा है कि चाय और चीन के साथ व्यापार करने की कंपनी के एकाधिकार को बनाए रखा गया। उसके बाद कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता सुनिश्चित की गई। अर्थात वो राज्य अब ब्रिटेन के नीचे आ गए। ब्रिटेन की जो सोवरेंटी है उसको स्वीकार कर लिए गए। क्लियर। इस एक्ट के द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को, अर्थात जो लोकल गवर्नमेंट उस समय की थी, जैसे आज की हमारी पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, तो उस समय की जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको कहा गया कि अब आप टैक्स वसूल कर सकते हैं और अगर कोई टैक्स नहीं देता है तो आप उसको पनिश भी कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के उद्धार के लिए हर साल 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। लेकिन इसके पीछे जो मोटिव था वो था कन्वर्ट करना, वो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसलिए ईसाई मिशनरियों को भारत में एंट्री दी गई कि वो अपने धर्म प्रचार की अनुमति कर सकें और जो भारतीय हैं, जो हिंदू भारतीय हैं, उनको कन्वर्ट किया जा सके क्रिश्चियन में। तो ये एक तरीके से जो हिंदू धर्म पर बहुत बड़ी चोट की गई और हिंदू सोसाइटी पर बहुत बड़ा तोड़ मरोड़ करने का प्रयास किया गया। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम हमारे सामने आता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। ये जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, अगर आप प्राचीन इतिहास देखेंगे तो आप मौर्यन एम्पायर देखेंगे कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत की स्थापना की बात की और जो शासन शक्ति अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया है। फिर अशोका महान ग्रेट लीडर आते हैं, उसके बाद तरह तरह के ग्रेट लीडर आते हैं। फिर आप मराठा एम्पायर देखेंगे किस तरह से शिवाजी ने एक अष्टप्रधान स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी बहुत सारी शक्तियां अपने हाथों में ले रखी थी। तो यहाँ पे भी जो शक्ति है वो किसी ना किसी एक व्यक्ति के हाथ में सीमित होने के प्रयास हो रही है। इसलिए यहाँ क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उससे अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो मद्रास की प्रेसिडेंसी के कानून बनाने का अधिकार था वो भी अब बंगाल के पास चला गया। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल जो अब इंडिया का गवर्नर जनरल हो गया उसके पास चला गया। बॉम्बे के का भी यही हुआ कि बॉम्बे की प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के पास जो कानून बनाने का अधिकार था वो उससे छीन लिया गया। तो देख रहे हैं ना कि इन दोनों प्रेसिडेंसी के पास जो कानून बनाने का अधिकार था वो भी खत्म कर दिया गया और इनके लिए भी अब कानून बनाएगा भारत का गवर्नर जनरल, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसलिए भारत का गवर्नर जनरल सबसे पहला बना विलियम बेंटिक, जिसे बोला जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया और ऐसा बनने वाला प्रथम व्यक्ति था विलियम बेंटिक। तथा मद्रास और बंबई के गवर्नर की जो विधायी शक्तियां थी, जो कानून बनाने की शक्तियां थी, वो छीन ली गई और उन्हें बंगाल के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में पुनः पूर्ण केंद्रीकृत शासन की शुरुआत की गई और ईस्ट इंडिया कंपनी एक पूर्ण प्रशासनिक निकाय बनकर रह गया। अब उसका जो व्यापारिक अस्तित्व था तो वो खत्म हो गया और एक तरीके से पूर्ण प्रशासनिक निकाय बनकर हमारे सामने निकल कर आती है। और सिविल सेवकों के चयन के लिए एक ओपन कंपटीशन की बात की गई और इसमें आश्वासन दिया गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। खैर इसका अस्तित्व अभी नहीं आता है, लेकिन इसमें बात की गई और इसमें दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। इसमें दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 1843 में भारत में जो दास प्रथा है वो खत्म हो जाती है और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था एलन ब्रू का, जिन्होंने 1843 ईस्वी में इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन इसकी जो बात है वो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में आई। तो 1833 के चार्टर एक्ट की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, मैंने आपको बताया था ना, असिस्ट करने के लिए उन्हें कुछ लोग दिए गए थे, तो उसमें अब एक लॉ मेंबर की भी एंट्री की गई। क्लियर। उसके बाद विधि आयोग, जो आप आज का लॉ कमीशन देखते हैं, विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और इसका मुख्य कार्य भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करना था और इसका अध्यक्ष बनाया गया मैकाले को। और जब भारतीय कानूनों का वर्गीकरण कर दिया जाता है तो 1860 में मैकॉले अपनी आईपीसी लेकर आते हैं, जिसमें जो सजा का प्रावधान है, जो पनिशमेंट का प्रावधान है, वो धर्म
या जात के आधार पर ना होकर बल्कि एक समान पनिशमेंट का प्रावधान किया गया। मैंने आपको बताया केंद्रीकरण की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा थी कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया कि संपूर्ण देश के लिए अब एक ही बजट ये तैयार कर सकती थी। तो अब हमारे सामने निकल कर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। तो जान लेते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट की मुख्य बातें क्या थी कि इसमें पहली बार गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। पहले क्या था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें लोग थे, उसमें लोग कानून बना सकते थे और कानून को लागू कर सकते थे, लेकिन अब कानून बनाने वालों को अलग कर दिया गया और उनको लागू करने वालों को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमारे सामने निकल कर आती है और 1909 में पहली बार इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इंपॉर्टेंट होती है, जिसका हेड गवर्नर जनरल स्वयं होता है, पहली बार 1909 में भारतीय को शामिल किया गया। वो हम लोग 1909 में पढ़ेंगे, खैर अभी बता देते हैं। वो लॉ मेंबर बनकर आए थे और उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और जो बात 1833 में की गई थी कि जो सिविल सेवकों का चयन के लिए एक ओपन कंपटीशन की व्यवस्था की जाए, फिर से वहाँ ये बात की गई कि इसमें भी खुली प्रतियोगिता की वकालत की गई और इसके लिए मैकाले समिति गठन किया गया कि भाई किस तरीके से ये जो प्रतियोगिता है ये संपन्न की जाएगी। इसमें पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ठीक है, तो जो केंद्रीय विधान परिषद है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें अब एक तरीके से स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई कि इनका चुनाव होना है और इनका चुनाव किस तरीके से होना है। 6 में से 4 लोग का चुनाव होगा और इनका चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। अभी भी चुनाव का एक तरीके से जो प्रारूप है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं आई है, लेकिन फिर भी एक तरीके से स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत अगर आपको देखने को मिलती है तो वो इस एक्ट के माध्यम से देखने को मिलती है, जिसमें कहा गया कि बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा चुना जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया कि जो पहले 20-20 साल ऐसे बढ़ा दिया जाता था, अब इसमें कोई भी एक निश्चित टाइमलाइन नहीं दिया गया और इससे साफ इंगित होता है कि जो कंपनी है, कंपनी का अस्तित्व कभी भी समाप्त हो सकता है। और गवर्नर जनरल के लिए एक नई परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा जाता है। उसके बाद आप जानते हैं कि 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसे वीर सावरकर जी ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो इसके बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं चेंज होती हैं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारतीय धर्म और भारतीय सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे नकारात्मक परिवर्तन किए जिसका प्रभाव उनको देखने को मिला 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। क्लियर? तो इन्होंने उस बात से सीख ली कि भाई हमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है और हमें अपने शासन को और मजबूत करना है और जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली है उसको तोड़ने का प्रयास करना है। तो इस तरीके से अब आपके सामने एक्ट आएंगे जिसमें मुस्लिमों को थोड़ा सा प्रिविलेज दिया जाएगा और उन्हें हिंदू कम्युनिटी और जब भी कांग्रेस बन जाएगी तो उनके खिलाफ, उनके एक विपक्ष के रूप में रखा जाएगा सामने। ठीक है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1858 हमारे सामने आता है निकलकर, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा जाता है। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा जाता है, इसीलिए गुड गवर्नेंस कहा जाता है कि अब हम लोग आपके समाज में, आपके धर्म में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, और भारतीयों को किसी भी बड़े पद या अन्य कार्यालयों से वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात भारतीयों को भी बराबर मौका दिया जाएगा, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव भी नहीं किया जाएगा, इसलिए इसे बोला जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। खैर सब बातें ही बातें थी, इसका जो धरातल पर जो प्रभाव था लगभग शून्य था, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या किया गया, जो कंपनी था उसका काम खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण भारत पर स्थापित कर दिया गया। क्लियर? गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया और इसलिए जो प्रथम वायसराय था वो था कैनिंग। भाई 1857 के समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो कौन था? कैनिंग ही था। ठीक है, अब गवर्नर जनरल का जो पद है उसे वायसराय बना दिया गया क्योंकि डायरेक्ट ब्रिटेन का कंट्रोल हो गया भारत पर, तो कैनिंग ही तो बन जाएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है। और इस अधिनियम में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन था? जो कंपनी के राजनीतिक मामले देखता था, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन था? जो कंपनी के व्यापारिक मामले देखता था। और इसका गठन कहाँ पे हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट में। इसको खत्म कर दिया गया और दो द्वैत शासन की जो संकल्पना थी उसको समाप्त कर दिया गया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव बनाया गया, भारत का राज्य सचिव एक नया पद बनाया गया जो कि एक ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इसका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब लोग वहां के, लेकिन वेतन कहां से दिया जा रहा है? भारतीय राजस्व से। और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। मतलब इसकी परिषद में कितने लोग होते थे? 15। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अब जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश को यह आभास हुआ, ब्रिटिश सरकार को आभास हो गया था कि
इस तरह का विद्रोह फिर नहीं होने देना। इसके लिए भारतीयों का सहयोग आवश्यक है। वो कौन से भारतीय होंगे जिनका सहयोग लेंगे? जो अमीर होंगे, जो अमीर होंगे और जो अपनी शक्ति को खोना नहीं चाहेंगे, जो अपनी अमीरियत को खोना नहीं चाहेंगे, ये लोग एक तरीके से ब्रिटिश शासन का सहयोग करेंगे। क्लियर? तो आपको ये सारा जो पैरामीटर है वो ध्यान रखना है। अब देखते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम और उसके मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं। कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात की गई। 1962 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को, जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं आ रहे हैं। अगर कार्यकारिणी परिषद लिखकर आ जाएगा तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जा रही है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जा रही है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है एक तरीके से इसका कोई काम नहीं है, आओ खाओ पियो मौज करो चाय पानी करो जाओ, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्या था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इसका हेड कौन था? गवर्नर जनरल था। अभी भी गवर्नर जनरल निरंकुश था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं थी और इससे कोई प्रश्न पूछ नहीं सकता था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कौन था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और नॉन इंपॉर्टेंट कौन था? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भारतीय किसमें शामिल किए जा रहे हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके सामने आता है कि 1859 में जो पोर्टफोलियो प्रणाली शुरुआत की गई थी उसको अब मान्यता दे दी गई। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब क्या है कि भाई कृषि मंत्रालय तुम देखो, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय तुम देखो, मतलब सभी को अपना अपना एक मंत्रालय दे दिया गया, उसका एक हेड बना दिया गया, ठीक है, जिससे जो शासन है वो विकेंद्रीकृत हो। तो देख रहे हैं ना, पहले क्या था कि शक्ति भारत के गवर्नर जनरल के हाथ में आ जा रही थी, लेकिन अब यहाँ क्या किया गया, इसमें जो शक्ति है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया गया, जिससे गवर्नेंस एक तो सही तरीके से हो और जो शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए और वो व्यक्ति निरंकुश हो जाए और वो खराब शासन कर बैठे, ऐसा भी ना हो। तो इसमें जो शक्ति है उसको बांटने का प्रयास किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करने की एक तरीके से बात की गई, और जो पावर जो सेंट्रलाइज हो जा रही थी वो डिसेंट्रलाइज करने की शुरुआत हुई। इसलिए पोर्टफोलियो व्यवस्था का गठन 1861 के एक्ट में जो मान्यता दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हो जाता है। और इस अधिनियम में जैसा कि मैंने आपको बताया, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों की जो विधायी शक्तियां थी उन्हें पुनः विकेंद्रीकृत कर दिया गया तथा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में 1862, 1866 और 1897 विधान परिषदों का गठन किया गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, बंगाल में 1862 में इस एक्ट के माध्यम से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषद के गठन की बात की गई कि अब यहाँ के लोग भी अपने अपने लिए कानून बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई, और इसकी जो मैक्सिमम अवधि होती थी 6 माह होती थी। जैसे हमारे राष्ट्रपति आज अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम अवधि होती है वो 6 माह होती है। खैर हम लोग पार्लियामेंट या राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत के राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है वो 1861 के एक्ट से नहीं आती है, वो 1935 के एक्ट से आती है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है बिल्कुल कि अगर प्रश्न बना दिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति किस एक्ट से प्रभावित है, तो आप वहां टिक लगाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ना कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1961। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है एक एक चीज। अब 1892 के एक्ट को देखते हैं, तो इसके पीछे बैकग्राउंड आप अगर समझेंगे तो बैकग्राउंड 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया था, जिसमें एओ ह्यूम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसका पहला अध्यक्ष कौन था? वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्लियर? तो लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने डिमांड की कि अब हमें भाई थोड़ी सी स्वायत्ता दीजिए, थोड़ी सी ऑटोनॉमी दीजिए और भारतीयों को भी अब शामिल करने का प्रयास करिए जो गवर्नेंस है उसमें। तो लगातार दबाव बनाया जा रहा था। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर आएगी। अब देखिए, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ठीक है, नॉन ऑफिशियल लोगों की संख्या बढ़ाई गई। इससे क्या होगा, जो आम लोग होंगे वो चुन के जाएंगे, ठीक है, नॉन ऑफिशियल लोग चुन के जाएंगे। पहले क्या था, जो सरकार में थे वही चुन के जाते थे और जो जैसा जैसा सरकार कहती थी वैसा वैसा हो जाता था। क्लियर? लेकिन ये विधान परिषदों की बात हो रही है, अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो सरकारी लोग हैं वही बहुमत में हैं।
दूसरी बात, विधान परिषद के सदस्य बजट पर बहस कर सकते थे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी भी नहीं था। मतलब अनुपूरक प्रश्न क्या होता है, आपने कोई प्रश्न पूछा, उसने कोई उत्तर दे दिया, बस काम खत्म, इस पर आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये होता है अनुपूरक प्रश्न। आपने प्रश्न पूछा, उत्तर दे दिया, काम खत्म हो गया, यहीं पे ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो पहली बार बजट पर बहस आप कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे। और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई, लेकिन जो चुनाव शब्द था वो उल्लिखित नहीं था। तो आपको अप्रत्यक्ष चुनाव की झलक देखने को मिलेगी। जो नॉन ऑफिशियल लोग थे ना, मैंने आपको बताया, अब वो चुन के आ रहे हैं, लेकिन उनका चुनाव किस तरीके से होगा, वो अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ठीक है। उसमें देख रहे हैं आप किस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो जिला परिषद के लोग हैं, नगर पालिका के लोग हैं, विश्वविद्यालय के लोग हैं, व्यापार संघ के लोग हैं, जमींदार हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, अभी भी जो आम जनता है वो चुनाव से दूर रखी जा रही है। और अभी आप देखेंगे चुनाव का क्राइटेरिया एक धर्म बन जाएगा, जो टैक्स दे पाएगा, जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी होगी, ये बन जाएगा क्राइटेरिया। अभी तो ऐसा है नहीं, अभी आप 18 साल के ऊपर हो गए, आप चुनाव दे सकते हैं, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, वन वोट वन वैल्यू का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किया गया है, आर्टिकल 326 में। खैर हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी भी वो चुनाव कहीं ना कहीं आम जनता से दूर है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न लगातार बनते हैं। माल्ले मिंटो एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अब ये जो मार्ले है, ये इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1858 के गुड गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, बनाया गया। और जो मिंटो है, ये भारत का वायसराय, ठीक, भारत का वायसराय। इस एक्ट के माध्यम से जो केंद्रीय विधान परिषद है और जो प्रांतीय विधान परिषद है, उसकी सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। और केंद्रीय विधान परिषद में जो संख्या 16 थी, वो बढ़कर अब 60 हो गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय विधान परिषद जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो गवर्नर की सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें जो पहले 16 सदस्य थे वो बढ़कर 60 हो गए। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसने केंद्रीय परिषद में सरकार बहुमत को बनाए रखा। ध्यान रखिए, अभी भी बहुमत सरकारी ही है, मतलब जो ऑफिशियल लोग हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो भी अभी भी बहुमत में हैं। क्लियर? तो अभी भी आप देख रहे हैं दबदबा किसका है, गवर्नर जनरल का है। क्लियर? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का है। लेकिन जो प्रांतीय परिषद है, उसमें अब गैर सरकारी सदस्यों की बहुमति स्वीकार की ली गई कि अब इसमें गैर सरकारी जो सदस्य हैं वो बहुमत में हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो विधान परिषद में जो सदस्य होते थे, उनके अधिकारों में वृद्धि की गई कि अब वो अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते थे। क्लियर? जो 1892 में स्वीकार नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अब आपके सामने निकल कर आ रहा है, वो है पहली बार गवर्नर की कार्यकारिणी में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार किसी भारतीय की एंट्री हो रही है, जिसका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। और ये लॉ मिनिस्टर बनाकर हमारे सामने आ रहे हैं, लॉ मिनिस्टर बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार किसी भारतीय की एंट्री गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में हो रही है, तो वो भारतीय कौन है? एक तो बताएंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो कौन से मंत्री बनकर आ रहे हैं? कानून मंत्री बनकर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने एग्जाम्पल दिया जाए, लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार किस एक्ट के माध्यम से भारतीय शामिल हो रहे हैं, तो 1861 का एक्ट होगा, ना कि 1909 का एक्ट। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, एक एक फैक्ट बिल्कुल ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया, ठीक, जिससे भारत में सांप्रदायिकता की एक तरीके से नींव मजबूत हुई है, सांप्रदायिकता की नींव पड़ी। इसमें प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। और चूंकि मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई, इसलिए जो मिंटो है, इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के दौरान इस चीज़ की बात की गई, इस चीज़ की वकालत की गई। तो आपने देखा 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, जिसका बहुत सारा विरोध हुआ। और इस संदर्भ में 1916 में एनी बेसेंट जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि जो कांग्रेस में जो स्प्लिट हो गया उसको साथ खत्म करने का प्रयास किया जाए, और जो मुस्लिम लीग बन गई है और कांग्रेस है, इसको साथ लाने का प्रयास किया गया है। तो इस संदर्भ में लखनऊ पैक्ट साइन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं ए.सी. मजूमदार जी। और इसमें कांग्रेस ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में दिया गया था मुस्लिमों को, इसको स्वीकार कर लिया। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद भारत शासन अधिनियम आता है। लगातार एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करने की बात की जा रही कि जो हमारी समस्याओं के प्रति उत्तरदायी तो हो। तो उस समय के जो राज्य सचिव थे उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है और इसलिए लगातार इस पॉलिसी को कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहा जाता है कि जहां भी संघर्ष होना शुरू होता है, युद्ध होना शुरू होता है या विरोध होना शुरू होता है, आपको कैरेट थमा दिया जाएगा कि हम ये करेंगे आपके लिए। लेकिन जैसे आप शांत हो जाएंगे तुरंत एक स्टिक जड़ दी जाएगी, वो होता है रॉलेट एक्ट। तो इसे बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के मुख्य प्रावधान कौन कौन से थे। इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव था और चैम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। क्लियर? तो मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव था और चैम्सफोर्ड वायसराय था। इसमें जो कानून निर्माण का जो विषय है उसको केंद्र और प्रांतीय विषयों में बांट दिया गया। ठीक, मतलब इस पर केंद्र भी कुछ विषयों पर कानून बना सकते थे और प्रांत भी। लेकिन प्रांत में डायरकी स्थापित की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोविंसेस में डायरकी किस एक्ट के माध्यम से स्थापित की जा रही है, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। अब इसमें क्या किया गया कि विषयों को बांट दिया गया। इसमें विषयों को बांट दिया गया। एक विषय हो गया हस्तांतरित विषय, एक विषय हो गया आरक्षित विषय। अब हस्तांतरित विषय गवर्नर विधान परिषद के सदस्यों का सहारा लेगा। जो गवर्नर है वो विधान परिषद के सदस्यों की सलाह लेगा और उस हिसाब से कानून बनाएगा। लेकिन जो आरक्षित विषय हैं वो गवर्नर कार्यकारिणी के सदस्यों की सहायता लेगा। ठीक है, कार्यकारिणी मैंने आपको बताया ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो गवर्नर का एक तरीके से बायां हाथ थी और गवर्नर यहाँ पे पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं था, निरंकुश था, वो कुछ भी चाहे वो कर सकता था। तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं अगर आप ध्यान से देखें तो क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन लोग को दिए जाएंगे, विधान परिषद के लोगों को? नहीं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट गवर्नर अपने पास रखेगा। जैसे बहुत सारा पैसा हुआ, ठीक, सेना हो गई, जनगणना हो गया, ये सब कौन रखेगा? ये गवर्नर अपने पास रखेगा। और जो लेस इंपॉर्टेंट विषय हैं वो दे देगा इन लोग को, विधान परिषद में लोगों को, कि आप अपना कानून बनाइए और मैं उस हिसाब से कानून बना दूंगा। हस्तांतरित विषय जो लेस इंपॉर्टेंट विषय हैं वो दिए गए, और जो आरक्षित विषय जो इंपॉर्टेंट विषय हैं, हस्तांतरित विषय जैसे पंचायत हो गया, ये एक विषय हो गया, और आरक्षित विषय मैंने अभी आपको बताया रेवेन्यू हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट विषय हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, और द्वैध शासन का जनक जो है वो लियोनस कर्टिस को माना जाता है, क्योंकि इसी ने एक तरीके से ये ब्यौरा तैयार किया था। अब देखिए हस्तांतरित विषय कौन कौन से हैं, आपको पढ़कर ही समझ में आ जाएगा। तो अगर आपके सामने ऑप्शन आएगा ना, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि ब्रिटेन क्या इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार भारतीयों को देगा? नहीं देगा। समझ रहे हैं आप? वो अपने पास रखेगा। शिक्षा, जानते हैं शिक्षा पे खर्च करना पड़ेगा, तो ये किसको देगा? जाओ भाई तुम इस पे कानून बनाओ। पुस्तकालय, स्थानीय स्वशासन, वही पंचायत, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक मनोरंजन, ये सब दे दिया गया विधान परिषद के लोगों को, जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनको दे दिया गया। और कहा गया कि गवर्नर ने कहा कि आप मुझे सजेस्ट करें, हम कानून बना देंगे। लेकिन जो गवर्नर ने अपने पास रखा वो थे विदेशी मामले, रक्षा, वित्त, भूमि कर, न्याय, पुलिस, छापा खाना, मतलब प्रेस को भी कंट्रोल करना था ना, कि कोई विरोध में कोई गलत चीज़ ना छाप दे हमारे खिलाफ, समाचार पत्र, श्रमिक कल्याण, मतलब जो लेबर रिफॉर्म थे, बंदरगाह, पोर्ट्स, देख रहे हैं? तो ये सब इंपॉर्टेंट मामले हैं। तो आप कॉमन सेंस से भी इसका उत्तर लगा सकते हैं। केंद्र में बाइकैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत की गई। आप हमारे वर्तमान संसद को देखिए, 2 सदन होते हैं ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ऐसी व्यवस्था यहां भी की गई कि निम्न सदन और उच्च सदन। अब निम्न सदन को कहा जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके सदस्य होते थे 145 सदस्य होते थे और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसमें 60 सदस्य होते थे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों का जो टेन्योर था वो 3 साल का होता था, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट अर्थात जो उच्च सदन के लोगों का जो टेन्योर होता था वो 5 वर्ष का होता था। तो आपको ये ध्यान रखना है। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना अनिवार्य बना दिया गया। तो किस तरीके से भारतीय अब लगातार एग्जीक्यूटिव मसलों में भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जो कमांडर इन चीफ का जो पद था, मैंने आपको बताया कमांडर इन चीफ मतलब सेनापति भारतीयों को बनाओगे? नहीं। तो कॉमन सेंस से आप बता देंगे कि कमांडर इन चीफ का पद अभी भी कौन बन सकता था? ब्रिटिश बन सकता था। सांप्रदायिक
जो पृथक निर्वाचन था उसको और बढ़ावा दिया गया। सिख और आंग्ल भारतीय भी शामिल कर दिए गए। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, ये आपको इंपॉर्टेंट है। लेकिन वोट का भी सीमित अधिकार, जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, टैक्स के आधार पर। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एक्ट के माध्यम से लंदन में हाई कमांडर का जो ऑफिस है, उच्चायुक्त का जो ऑफिस है, उसका गठन किया गया। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और 1926 में ली कमीशन के सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। तो लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बात आई है वो 1919 में आई है, ठीक है। लेकिन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात अभी आएगी, वो 1935 के एक्ट में आएगी। तो आपको ये बिल्कुल डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब क्या है कि एक या दो से अधिक राज्य कह दें भाई हमारे सिविल सेवकों के चुनाव के लिए एक परीक्षा करा लो, एक या दो राज्य मिलकर, और हम लोग उसी से अपने लायक जो सिविल सेवक हैं उनको चुन लेंगे। तो ये होता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। अब राज्य अपना खुद का बजट बना सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी भी बहुत सारी शक्ति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में। इसमें एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो इस अधिनियम के कार्यों का निष्पादन जांच करेगा और हर 10 साल बाद अपनी रिपोर्ट देगा। तो ये इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि प्रांतों में डायरकी स्थापित करने की कोशिश की गई। एक रिजर्व सब्जेक्ट थे, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। रिजर्व सब्जेक्ट पे गवर्नर का एकाधिकार था और ट्रांसफर सब्जेक्ट पे विधान परिषद के लोग गवर्नर को सलाह देते थे कि आप ऐसे कानून बनाइए, ठीक। उसके बाद हाई कमांड का ऑफिस लंदन में गठन किया गया। उसके बाद एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। और बताइए, सांप्रदायिक जो निर्वाचन है उसको और बढ़ावा दिया गया। सिख और आंग्ल भारतीयों को भी, एंग्लो इंडियन को भी शामिल किया गया, ठीक है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। उसके बाद केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। एक उच्च सदन होता था, एक निम्न सदन होता था। निम्न सदन में 145 सदस्य थे, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। उच्च सदन में 60 लोग थे, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, क्लियर। तो इस तरीके से जब आप खुद लिखेंगे, लिख के याद करेंगे, तो आपको चीज़ें, आपको फैक्ट्स जल्दी रिटेन होंगे और जल्दी याद होंगे और परीक्षा में देखते ही याद हो जाएंगे। तो जो बात 1919 में कही गई कि हर 10 साल बाद 1919 के एक्ट की जांच करने के लिए, अर्थात 1919 का एक्ट सही से काम कर रहा है उसकी जांच करने के लिए हम लोग एक आयोग गठन करेंगे। तो उसी संदर्भ में साइमन आयोग गठन किया गया। लेकिन ये 10 साल नहीं, ये जल्दी में आ गया क्योंकि उस समय वहाँ की सरकार में कुछ गड़बड़ी थी। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्लियर। तो भारत शासन अधिनियम में यह प्रस्तावित था, भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रस्तावित था कि 10 वर्ष बाद एक सांविधिक आयोग का गठन किया जाएगा। इसका मुख्य कार्य इस बात की जांच करना होगा कि भारत में उत्तरदायी शासन की जो प्रगति है वो कहाँ तक पहुंची। 1919 में क्या कहा गया था कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगे और उसका जो प्रोग्रेस है वो किस तरह से है, इसकी जांच करने के लिए 10 साल में हम लोग एक आयोग गठित करेंगे, क्लियर। लेकिन साइमन कमीशन की एक सबसे गलत बात क्या थी कि इसमें जो लोग थे उसमें भारतीय शामिल ही नहीं थे। अब देखिए, एक्ट भारत के लिए, समस्या भारत की, तो उस समस्या को सामने कौन रखेगा? भारतीय। लेकिन भारतीय शामिल ही नहीं है, तो इसका विरोध किया गया। लाला लाजपत राय जी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, जिसकी वजह से शहीद हो गए। साइमन गो बैक का नारा दिया गया, इस नारे को दिया यूसुफ महरौली जी ने। तो ये फैक्ट्स आप सबको ध्यान में रखना है। तो 10 साल बाद जो साइमन आयोग आना था वो पहले ही आ गया। और जो साइमन आयोग की जो नियुक्ति थी बर्किनहेड ने की थी, क्लियर। इसमें 7 सदस्य थे लेकिन एक भी भारतीय शामिल नहीं था। अब इसने कौन कौन सी सिफारिशें की ये भी ध्यान में रख लेते हैं कि जो प्रांतों में द्वैध शासन है इसको समाप्त करने की बात की गई। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि आपको लगेगा कि जो डायरकी है वो तो बना दी गई है तो अब चलनी चाहिए, लेकिन इसने कहा कि नहीं, जो द्वैध शासन है इसको समाप्त किया जाए क्योंकि लगातार प्रोविंसेस की हालत गड़बड़ाती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसको गवर्नर जनरल अपने पास रखा हुआ है, जहां फंड्स की ज़रूरत है और फंड रिलीज ही नहीं हो रहा है क्योंकि फंड वाले जो विषय हैं वो गवर्नर जनरल के पास हैं और जिस पे खर्चा करने की बात की गई है वो विधान परिषद के सदस्यों के पास हैं। तो फंड तो गवर्नर जनरल रिलीज करेगा ना, लेकिन ये रिलीज कर नहीं रहा है। तो जो प्रोविंसेस की हालत है, जो उनका डेवलपमेंट है वो हो ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए साइमन कमीशन ने जो प्रोविंसेस में डायरकी थी इसको ख़त्म करने की बात की गई, ठीक। इसने जो सांप्रदायिक चुनाव है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसको मान्यता दी। केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन की वकालत किया इसने और एक फेडरेशन को बनाने की बात की गई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो सिफारिशें हैं इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में शामिल किया गया। तो
कौन कौन सी सिफारिश की गई कि जो प्रोविंसेस में डायरकी है इसको खत्म करना चाहिए, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, इसको और बढ़ावा देना है, सेंटर में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना है, फेडरेशन बनाना। तो इसी के बैकड्रॉप में एक स्टोरी और चलती है, संविधान सभा की बात होने लगती है कि भारतीयों को अपना संविधान स्वयं बनाना चाहिए और भारतीयों को जो संप्रभुता है वो हासिल करनी चाहिए। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में इसकी बात की जाती है। उसके बाद कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होते हैं, उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। उसका मसौदा जवाहरलाल नेहरू जी तैयार करते हैं। खैर, इसको हम लोग जब संविधान सभा का गठन होगा और मूल अधिकार आएगा तो उसमें लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आगे कोई भी फैक्ट छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जिस पर हमारे भारतीय संविधान पर लगभग 60 से 70% प्रभाव है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ये सबसे बड़ा था। इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने की बात की गई। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन स्थापित करने की बात की गई। लेकिन जो देसी रियासतें थी, जो प्रोविंसेस थी, राजाओं के जो प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने विरोध कर दिया। जब विरोध कर दिया तो जो ये संकल्पना थी ये कभी अस्तित्व में नहीं आई। इसके बाद केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई, सेंट्रल और स्टेट के मध्य। इस संदर्भ में तीन सूचियां बना दी गई। ठीक है, एक थी संघ सूची, एक थी राज्य सूची, एक थी समवर्ती सूची। अब संघ सूची में कौन कौन से विषय थे? मुद्रा, जनगणना, सेना। राज्य में पुलिस हो जाएगी, शिक्षा, प्रांतीय लोक सेवा। ठीक, समवर्ती में दंड विधि, विवाह, सिविल प्रक्रिया। तो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अभी भी जो रेसिडुअल पावर है वो वायसराय को दी गई और हमारे संविधान में रेसिडुअल पावर किसको हाथ में है? सेंटर के हाथ में है। तो देख रहे हैं ना किस तरीके से इस एक्ट का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जो म्यांमार था, जिसे हम लोग पहले बर्मा कहते थे, भारत से अलग कर दिया गया। क्लियर? इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, जो 1858 के गुड गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से आई थी। वर्तमान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो प्रांतों में जो डायरकी थी वो समाप्त कर दी गई और सेंटर में अब डायरकी की शुरुआत की गई। मैंने आपको बताया ना, साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि जो प्रोविंसेस में डायरकी है, जो द्वैत शासन है, उसको समाप्त कर दिया जाए। अब डायरकी को समाप्त किया गया और इस डायरकी की व्यवस्था को सेंटर में लागू किया गया। तो इसका प्रभाव यह हुआ कि प्रांतीय स्वायत्तता का सीग्रेडेस हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पहले रिजर्व सब्जेक्ट थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब प्रांत के लोग सब्जेक्ट पर कानून बना सकते थे। गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दिया गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि जो ब्रिटिश राज के अधीन जो 11 राज्य थे, उसमें 6 राज्य में से बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। किसमें किसमें द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई? आज भी आपको भारत के 6 राज्यों में देखने को मिलती है। खैर, हम लोग जब आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, मद्रास, बंबई, असम। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, BUB MBA ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा देर तक रिटेन हो पाएगा। इसमें दलितों को, महिलाओं को और मजदूर वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से सांप्रदायिकता और वर्ग संघर्ष की जड़ें गहरी करने का प्रयास किया गया और भारत की सोसाइटी में दरार डालने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना करने की बात की गई, जो 1937 में बन पाया। यूपीएससी के साथ साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों में सिविल सेवकों के चुनाव के लिए JPSC की बात की गई, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और इसमें एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई और जो 1937 में सुप्रीम कोर्ट के रूप में उभर कर आया। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये वही सुप्रीम कोर्ट है, ये कलकत्ता वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हो जाती है। लेकिन इसमें भी कुछ विचार बटे हुए थे कि भारतीयों को शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 1915 अर्थात वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था कि भारतीय शहीद भी हुए, लेकिन जो उसका रिजल्ट है, जो उसका फल है, वो हमें भारतीयों को मिला नहीं। ठीक है, बल्कि भारतीयों को मिला रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसमें गांधी जी ने भी भारतीयों को शामिल होने की वकालत की थी, इसलिए उन्हें एजेंट ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता था।
तो वर्ल्ड वॉर 2 में इस बार हम लोग सचेत थे कि हमको शामिल नहीं होना है, हमको शामिल नहीं होना है। लेकिन ब्रिटेन पर लगातार जो उनके मित्र राष्ट्र थे लगातार दबाव बना रहे थे कि भारतीयों को किसी ना किसी तरह शामिल करो भाई, नहीं तो हम हार जाएंगे। तो लगातार ब्रिटेन पर दबाव बनाया जा रहा था और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्थापित करने की बात की जा रही थी। तो इसी ऊहापोह में अगस्त ऑफर आता है जिसमें डोमिनियन स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात की जाती है। सबसे पहले स्वीकार मांग की जाती है अगस्त ऑफर में, ठीक। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, ठीक है। ये जब हम लोग संविधान सभा किस तरह से बन रही है और संविधान किस तरह से बनाया जा रहा है, इसमें हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग जो लास्ट एक्ट है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस पर हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेशकश की कि अब भारत को जो पार्टीशन है वो होना है। इसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी कि जो भारत को 2 डोमिनियन में बांटा जाएगा, जो एक भारत होगा एक पाकिस्तान होगा, ठीक है। वायसराय का जो पद है वो खत्म कर दिया जाएगा, ठीक। और जो गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति है वो फिर से ब्रिटिश शासन के द्वारा की जाएगी। तो इसलिए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? माउंटबेटन बनता है। माउंटबेटन बनता है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनता है, वो है राजा जी सी राजगोपालचारी। क्लियर। लेकिन आप देखेंगे पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल है वो जिन्ना ही बनते हैं, वो जिन्ना ही बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें बात की गई कि दोनों राज्य जो दोनों डोमिनियंस हैं वो अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं। उसमें किसी भी बाहरी शक्ति या ब्रिटेन का हस्तक्षेप नहीं होगा। और इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का जो पद है उसको भी समाप्त कर दिया तथा जो सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। तो हमारा भारतीय संविधान इस तरीके से इवॉल्व हो करके आया और इन एक्टों का प्रभाव हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, ठीक है। इसी संदर्भ में कुछ बैकड्रॉप में कुछ ऐसी योजनाएं चल रही थी जिससे अगर वो योजनाएं साकारित हो जाती, अगर वो योजनाएं प्रैक्टिकल रूप में हमारे सामने आ जाती, तो जो आप यूनाइटेड इंडिया देख रहे हैं वो यूनाइटेड ना होकर एक बाल्कन इंडिया बन जाता, अर्थात जगह जगह पे इंडिया टूट जाता, ठीक है। और इस योजना को बाल्कन प्लान या डिकी बर्ड प्लान कहा गया, जो 1947 में देखने को मिलता है। इस योजना को जो खाका है वो हेस्टिंग्स, इस्मा, जॉर्ज एबल और लॉर्ड माउंटबेटन ने तैयार किया था, ठीक है। इसलिए इस योजना को इस्मा योजना भी कहा जाता है क्योंकि इसके मुख्य प्रायोजक कौन थे? हेस्टिंग्स, इस्मा। अब इसमें यह कहा गया कि देखो सत्ता को जो हस्तांतरण है वो अलग अलग प्रांतों को अलग अलग किया जाएगा, ठीक। मान लीजिए बंगाल एक प्रांत है, असम एक प्रांत है, मद्रास एक प्रांत है, इनको अलग अलग किया जाएगा। और बंगाल और पंजाब में इस कार्य हेतु जनमत संग्रह का प्रावधान किया जाएगा, जनमत संग्रह का प्रावधान किया जाएगा, प्लेबिसाइड करवाया जाएगा। यदि कोई प्रांत, अब देखिए यही इंपॉर्टेंट बात है, यदि कोई प्रांत चाहे तो वह स्वतंत्र रह सकता था या भारत व पाकिस्तान में मिल सकता था। अब एक बात बताइए, हैदराबाद था, इसके पास इतना सारा पैसा था, सब कुछ था, तो ये अपनी जो स्वतंत्रता है, अपनी जो शक्ति है वो खोना चाहता नहीं चाहता। ऐसे बहुत सारे प्रांत उस समय भारत में थे, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी, 562 रियासतें थीं। ये चाहती तो स्वतंत्र हो जाती। जो भारत है, इतना यूनाइटेड इंडिया, इतना बड़ा हमारा देश है, इतना बड़ा हमारा भारत है, प्यारा भारत, वो जगह जगह से टूट जाता, ठीक है, 562 रियासतों में बट जाता। इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाता, इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाता, अर्थात जगह जगह एक खिड़की खुल जाती। इससे भारत में आपसी संघर्ष बढ़ सकता था तथा उसकी अखंडता पर चोट पहुंच सकती थी। लेकिन उस समय के हमारे नेहरू जी ने और हमारे पटेल जी ने इसका पुरजोर विरोध किया और पटेल जी ने इन 562 जो रियासतें थीं इनको यूनाइट करने का एक अथक प्रयास किया और उसमें सफल हुए। इसलिए उन्हें भारत में यूनिटी मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। उनकी तुलना जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क से की जाती है, क्योंकि बिस्मार्क ने जिस प्रकार जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक है, लेकिन जर्मनी का एकीकरण करना फिर भी सरल था। लेकिन भारत में 562 एक एक रियासतें थीं, तरह तरह के धर्म थे, तरह तरह की बोलियां थी, तरह तरह की विविधता थी। जर्मनी में इतना डिफिकल्ट नहीं था। हम लोगों ने सभी एक्ट को खत्म किया। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। 14 अगस्त को वर्तमान सरकार ने विभाजन विभीषिका और जो 14 अगस्त को वर्तमान सरकार ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा की है।
इसलिए क्योंकि हम लोग उस समय को याद कर पाएँ कि जब भारत का विभाजन हुआ तो कितनी तरीके की समस्याएं हमारे सामने आई, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, अपने घर गंवाए, ठीक है, अपने जान माल को नुकसान किया, और किस तरीके से लाशें कट कट के ट्रेन में आती थी जाती थी। तो किस तरीके से वो दर्दनाक समय था भारत के लिए, तो उसको लगातार याद करने के लिए, ताकि हम लोग सीख लें कि कभी भी भारत इस चीज़ को पुनः न दोहराए और एकजुट होकर हर तरीके की समस्या का सामना कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।